Welcome to Eklavya Study Point everyone, and I am Sachin, and in today's video we are going to discuss some important questions for your second term examinations of CBSE board, and this video is also helpful for all other boards. So if we talk about the chapter, so today's chapter is secondary activities. So let's get started with the video. So if you want to follow me on Instagram, so you can simply search my username and you can text your queries. If you have any doubt, so you can ask. और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मार के आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं www.eklavyastudypoint.com। सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि क्लासिफाई इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इनटू 3 ग्रुप्स। ओके, तो हमें ओनरशिप के बेसिस पे क्लासिफाई करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो होती हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट के अंडर में होती हैं, ठीक है, दे आर ओन्ड एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट। सो इन इंडिया देयर वर अ नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सोशलिस्ट कंट्रीज हैव मेनी स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज, एज वी ऑल नो दैट सोशलिस्ट कंट्रीज के अंदर ज्यादा होती हैं। So mixed economies have both public and private sector. The biggest example is India. And second are private sector industries, ठीक है, these are owned by individual investors, ठीक है, जो individual investors होते हैं वो इनको चलाते हैं, खरीदते हैं। these are managed by private organizations, simply नाम से ही पता चल रहा है। so ये capitalist countries में होती हैं and industries are generally owned privately। थर्ड होती हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। अब ये ऐसी होती हैं कि दे आर मैनेज्ड बाय जॉइंट स्टॉक कंपनीज और समटाइम्स द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स टुगेदर। तो इसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों टुगेदर मतलब साथ मिलके भी इसको मैनेज करते हैं। एंड एस्टेब्लिश्ड एंड मैनेज द इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो वो मिलके इसका एस्टेब्लिशमेंट भी कर सकते हैं दोनों मिलकर और इसको मैनेज भी करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं हमको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो है वो है specialization of skill. So if we talk about modern large scale manufacturing, so it is very common that specialization of skill is really essential, because goods and article made in handicraft industries can produce only a few pieces which are made to order and cost are higher. On the other hand, mass production यानी कि बहुत ज्यादा अगर प्रोडक्शन होता है, so involves production of large quantity of standardized goods made by each worker who performs only one task repeatedly, enhancing its skills। तो यानी कि मास प्रोडक्शन जब होता है तो वहां के जो वर्कर्स होते हैं वो लगातार एक ही काम उनको असाइन किया जाता है, जो टास्क होता है वो उसी को करते रहते हैं, इसलिए वो काफी ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं उस पर्टिकुलर काम के अंदर। एंड अगर हम बात करें कि कुछ और जो मतलब इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पे इतना ज्यादा जो है स्पेशलाइजेशन नहीं होता, जो कि हमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में मिलता है देखने को। सेकेंड थिंग इज मैकेनाइजेशन, ठीक है। सो इन मॉडर्न डेज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ऑटोमेटिक मशीन्स आर यूज्ड टू अकम्प्लिश टास्क, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज में मैकेनाइजेशन बढ़ता चला जा रहा है, मशीनों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, ठीक है, ताकि जो मेहनत है वो कम लगे, पैसा भी बचे जो लेबर को देना पड़ता है। उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, यानी कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी आर अनअवॉइडेबल एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग। सो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग में भी उसका हमें चेंज देखने को मिलता है। फॉर क्वालिटी कंट्रोल एलिमिनेटिंग वेस्ट, यानी कि कैसे क्वालिटी को कंट्रोल करना है, वेस्ट को कैसे एलिमिनेट करना है, इनएफिशिएंसीज मतलब जो है, और कॉम्बैटिंग पॉल्यूशन, पॉल्यूशन से किस तरीके से हमें करना है टैकल। तो ये सारी चीजें जो है अब बदलती जा रही है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की वजह से। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सो अगर हम बात करें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं जहां पे मास प्रोडक्शन होता है, सो वो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है। सो इट इज अ सिस्टम दैट डिफाइंस हाउ सर्टेन एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। दीज एक्टिविटीज इंक्लूड प्रोटोकॉल्स, ठीक है, पूरे प्रोटोकॉल्स रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। एंड इट ऑल्सो डिटरमाइंस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट लेवल्स विद इन द कंपनी, यानी कि एक पूरी हायरार्की होती है जो कि पूरा मतलब मैनेजमेंट जो होता है इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद है स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेबर फोर्स। सो लेबर फोर्स इज स्ट्रेटिफाइड एज पर देयर स्किल्स, एक्सपीरियंस, स्पेशलाइजेशन एंड एबिलिटीज। अ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स व्हाइट कलर वर्कर्स, ठीक है, व्हाइट कॉलर वर्कर्स जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है, और ब्लू कॉलर वर्कर्स भी इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फुटलूज इंडस्ट्रीज। तो ये आपके बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, तो इसको हम देख लेते हैं क्या है। सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन।
सो फुटलूज इंडस्ट्रीज कैन बी लोकेटेड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लेसेस, बहुत इंडिपेंडेंटली इसकी लोकेशन सेलेक्ट हो सकती है। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल की उसी के आसपास होगी इसकी एस्टेब्लिशमेंट और वेट लॉसिंग, और अदरवाइज दे लार्जली डिपेंडेंट ऑन कंपोनेंट पार्ट्स व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड एनीवेयर, ठीक है। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो ये काफी ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी में ही प्रोड्यूस करती है, मास प्रोडक्शन नहीं होता है। एंड ऑल्सो एम्प्लॉय स्मॉल लेबर फोर्स, तो जब प्रोडक्शन कम है तो लेबर फोर्स भी कम लगता है। इको फ्रेंडली होती हैं, ठीक है, पॉल्यूशन ज्यादा नहीं करती है इंडस्ट्रीज, और लार्जली डिपेंडेंट ऑन रोड नेटवर्क, यानी कि द इंपॉर्टेंट फैक्टर इन देयर लोकेशन इज एक्सेसिबिलिटी बाय रोड नेटवर्क। उसके बाद है डिस्क्राइब एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड, ठीक है, एग्रीकल्चर से जो रॉ मटेरियल मिलता है उस पे जो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं वो बतानी है हमें। सो एग्रो बेस्ड रॉ मटेरियल्स जो होते हैं, जैसे इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेसिंग ऑफ द रॉ मटेरियल फ्रॉम द फील्ड, जो फील्ड से रॉ मटेरियल आता है, जो फार्म से आता है, उनको हम प्रोडक्ट बना के बेचते हैं। सो मेजर इंडस्ट्रीज अगर हम बात करें तो फूड प्रोसेसिंग, शुगर इंडस्ट्रीज, पिकल, फ्रूट जूस, बेवरेजेस, ठीक है, ये सारी कहां से, फार्म से ही आते हैं फ्रूट, फिर उसको जाके इंडस्ट्रीज में उसका जूस बनता है, उसको पैक होता है उसका, और वो आगे चला जाता है फिर बाजार में, है ना। बेवरेजेस, स्पाइसेस, ठीक है, ऑयल, टेक्सटाइल जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क, ये सब हमें फील्ड से मिलता है, जो आता है रॉ मटेरियल, फिर उसके बाद आगे जाता है रबड़, ठीक है, ये सब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो जाएंगी हमारी। लोकेशन की बात करें तो जनरली दिस इंडस्ट्रीज आर फाउंड इन द विसिनिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, यानी कि जहां रॉ मटेरियल हो उसके आसपास ही पाई जाती हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर पेरिशेबल, जैसे कि बात करें जो शुगर केन हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो जल्दी खराब हो सकते हैं, इसलिए ये रॉ मटेरियल के पास ही होते हैं। Now, next question. How are technological innovations important aspects of the modern manufacturing industries? ठीक है, किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट बन के आया है। सो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी आर एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, ये सब हमने पीछे भी पढ़ा था। तो इसमें एक तो क्वालिटी कंट्रोल होती है और eliminating waste. So earlier energy, raw material and also the manpower were not used to their fullest. With improvement in technology, waste and inefficiency can be eliminated. अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के अंदर इंप्रूवमेंट आया है, ठीक है, ये जो टेक्नोलॉजी और ये जितना भी जो वेस्ट होता है और ये सबका अच्छे से हो सकता है सब कुछ, ठीक है। और कॉम्बैटिंग पोल्यूशन, यानी कि पोल्यूशन इज अ मेजर कंसर्न। अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज की तो पोल्यूशन बहुत बड़ा कंसर्न है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। मोस्टली जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं बहुत ज्यादा वो पोल्यूशन करती हैं। सो अब ये जो है जैसे जैसे इनोवेशन हुआ है टेक्नोलॉजिकल, सो दे आर एम्फसाइजिंग और नॉन पोल्यूटिंग टेक्निक, किस तरीके से ऐसी नॉन पोल्यूटिंग टेक्निक को अपनाया जाए, जो इंप्लीमेंट की जाए, जिससे मतलब ज्यादा से ज्यादा पोल्यूशन ना हो। डिफरेंशिएट बिटवीन स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंड लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। डिफरेंशिएट करने के लिए मेजरली हम ब्रॉडली 3 तरीकों से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। एक तो रॉ मटेरियल कौन सा यूज होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है, एंड नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड। तो रॉ मटेरियल की बात करें तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर जो है ये लार्ज अमाउंट ऑफ बल्कि रॉ मटेरियल यूज करते हैं, वहीं अगर ऑन द अदर हैंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज मतलब बहुत लेस रॉ मटेरियल। ओके, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जितना लार्ज स्केल इंडस्ट्री होगा उतना ज्यादा लार्ज अमाउंट लगेगा, कैपिटल ज्यादा चाहिए, एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में पैसा भी कम लगता है। सो नंबर ऑफ पीपल, ये भी आप समझ गए होंगे कि मतलब बहुत ज्यादा मतलब लार्ज नंबर ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर्स का होता है। और वहीं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर जब कैपिटल स्मॉल इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि जब पैसा कम लगता है तो नंबर भी कम होता है लेबरर्स का। सो ये इसमें एक बेसिक डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर ऑफन कॉल्ड द कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। वाई, ठीक है, ऐसा क्यों कहा जाता है भाई, जब उसका प्रोडक्शन लार्ज होगा, उसका स्केल लार्ज है, तो उसमें कैपिटल भी ज्यादा ही लगेगा और पैसा भी उतना ही कमाती होंगी ये। देखो, एक तो लार्ज अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल इज यूज्ड, ठीक है, एंड इज प्रोड्यूस फ्रॉम फार ऑफ प्लेस। अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ड्राइव हैवी मशीन्स, मशीन चलाने के लिए एनर्जी भी चाहिए। abundant एंड एफिशिएंट लेबर इज रिक्वायर्ड, बहुत स्किल्ड लेबरर्स हमें चाहिए होते हैं। क्वालिटी कंट्रोल भी स्पेशल एक्सपर्ट्स, ठीक है, बाय स्पेशल एक्सपर्ट्स, क्वालिटी कंट्रोल पे बहुत ध्यान देना होता है, स्पेशल एक्सपर्ट्स होते हैं। हाईली इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज नीडेड, ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है जो रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री तक लेके आए, इंडस्ट्री से उसको बाजारों तक ले जाए। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज नीडेड, भाई ये तो बहुत सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद है हमारा what are the basis of recognizing a traditionally industrial region।
अगर हम किसी ट्रेडिशनली इंडस्ट्रियल रीजन को अगर हम पहचानना चाहते हैं तो इसके लिए पहले इंट्रोडक्शन पढ़िए इसका, कि दीज आर बेस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्री, बहुत हैवी इंडस्ट्री मतलब ये किसी टाइम पे थी, और ऑफन लोकेटेड नियर कोल फील्ड, क्योंकि एनर्जी का सोर्स कोल यूज होता था। एंगेज्ड इन मेटल स्मेल्टिंग, बहुत ज्यादा ये भी काम होता था। हैवी इंजीनियरिंग, केमिकल मैन्युफैक्चर और टेक्सटाइल प्रोडक्शन। सो दीज इंडस्ट्रीज आर नॉन एज स्मोक स्टैक इंडस्ट्रीज, ठीक है, बहुत ज्यादा एक तो पोल्यूशन भी करती हैं। इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए एक तो हाई प्रोपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ये होता है, दूसरा हाई डेंसिटी हाउसिंग, ठीक है, बहुत करीब करीब जो है मतलब इसमें होते हैं, और ऑफन ऑफ इंफीरियर टाइप एंड पुअर सर्विसेज, सर्विसेज ज्यादा अच्छी नहीं होती इसके अंदर। अनअट्रैक्टिव एनवायरमेंट, आप खड़े भी नहीं हो सकते, ऐसी होती है ट्रेडिशनली जो इंडस्ट्रियल जो एरियाज होते हैं। और यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल पोल्यूशन, वेस्ट हीप्स, ठीक है, कचरे के ढेर और वो सब पड़े रहते हैं, पोल्यूशन बहुत होता है। प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एमिग्रेशन एंड डायरेक्ट लैंड एरियाज, ठीक है, कुछ ऐसे भी जो है बंद पड़ी है फैक्ट्रियां, ठीक है, जिन पे कुछ हो ही नहीं रहा है, ये फैक्ट्रियां बंद पड़ी है, और इस तरीके से मतलब बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है उसके आसपास के एरियाज में। तो ये हम इस तरीके से पहचानते हैं। हाउ आर इंडस्ट्री क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, ठीक है, रॉ मटेरियल के बेसिस पे एक तो अग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीछे। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसमें रॉ मटेरियल मिनरल यूज होता है, जैसे आयरन, कॉपर, सीमेंट, ठीक है, ये सब होता है। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर जो है नेचुरल केमिकल सच एज पेट्रोलियम, सॉल्ट, सल्फर, ये यूज होता है। वही फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होती हैं, इसमें फॉरेस्ट से जो भी चीजें हमें मिलती हैं, एज टिम्बर फॉर फर्नीचर, ठीक है, इंडस्ट्री, वुड, ग्रास, बेम्बू, ठीक है, क्योंकि ये इससे मतलब पेपर इंडस्ट्रीज के लिए हमें ये सब चाहिए। और जितना भी फॉरेस्ट से हमें जो रॉ मटेरियल मिलता है उससे ये आगे काम करते हैं। एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, यानी कि जो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है, जो भी रॉ मटेरियल मिलता है, वूल, ठीक है, जैसे वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आइवरी फॉर एलिफेंट टस्क, ठीक है, लेदर फ्रॉम एनिमल हाइड। तो इस तरीके से होता है ये। Explain why high-tech industries in many countries are being attracted to the peripheral areas of major metropolitan, ठीक है, सेंटर्स। तो किस तरीके से जो हाई टेक इंडस्ट्रीज हैं ज्यादातर वो कैसे अट्रैक्टेड हैं, ठीक है, पेरिफेरल एरियाज ऑफ मेजर मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स। एक तो यहाँ पे देखो, लैंड इज जनरली चीप इन द पेरिफेरल एरियाज। अगर हम बात करें पेरिफेरल एरियाज, जो बाहरी इलाके होते हैं, आउटस्कर्ट्स इलाके जो होते हैं, एक तो वहाँ पे लैंड जो है वो बहुत चीपली मिल जाता है, ठीक है, और सिंगल स्टोरी बिल्डिंग कैन बी बिल्ट, ठीक है। द पेरिफेरल एरियाज कैन बी वेल कनेक्टेड विद रोडवे, देखो रोड के बहुत कनेक्टेड होते हैं ये एरियाज, और रेलवे नेटवर्क के भी बहुत पास होते हैं, जो कि हाई टेक इंडस्ट्रीज यूज करती हैं इन रोड्स को। चीप एंड स्किल्ड लेबर इजिली अवेलेबल फ्रॉम द नियर बाई एरियाज, सस्ती और काफी अच्छी लेबर मिल जाती है आसानी से आसपास के इलाकों से, ठीक है। हाई स्किल्ड स्पेशलिस्ट एंड प्रोफेशनल्स आर अवेलेबल इन मेजर मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स, तो ये लोग भी मिल जाते हैं। द फीचर्स ऑफ हाईटेक इंडस्ट्रीज आर मॉडर्न डिस्पर्स्ड ऑफिस प्लांट, ठीक है, ये इसका एक बहुत ही अच्छा फीचर हो जाएगा। फिर उसके बाद है डिफाइन मैन्युफैक्चरिंग, क्लासिफाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज इनटू थ्री कैटेगरीज, ठीक है। अब हमें इनको क्लासिफिकेशन करना है इसका ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, ठीक है। तो अब हम देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है, मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स अ फुल अरे ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट्स टू मोल्डिंग आयरन एंड स्टील, स्टैंपिंग आउट प्लास्टिक टॉयज टू असेंबलिंग डेलिकेट कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड स्पेस व्हीकल्स, ये सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग में आती हैं, ठीक है। और क्लासिफिकेशन की बात करें तो जितना ज्यादा उसमें कैपिटल इन्वेस्ट होता है उसमें भी हम देखते हैं वर्कर्स कितने लगे हुए हैं, प्रोडक्शन कितना होता है, यही डिसाइड करता है कि उसका साइज कितना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं, इट इज स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ठीक है। द क्राफ्ट्समैन और आर्टिसन यूज लोकल रॉ मटेरियल, ज्यादा कुछ बाहर से ये इंपोर्ट नहीं करते, आसपास वाले रॉ मटेरियल यूज कर लेते हैं। द यूज सिंपल टूल्स टू प्रोड्यूस गुड्स, कोई ज्यादा मशीनरी की जरूरत नहीं होती, अपने घरों में ही ये चीजें बना लेते हैं, ठीक है, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में पार्ट टाइम लेबरिंग करके। एंड फिनिश्ड गुड्स में बी कंज्यूम्ड इन द सेम हाउस होल्ड, हो सकता है वो जो चीजें बनाएंगे अपने घर में वो खुद ही यूज करें उसका, फॉर सेल के मतलब बेच भी सकते हैं उसको वो लोकल मार्केट्स में, ठीक है। इट हैज लो कमर्शियल सिग्निफिकेंस, कमर्शियल सिग्निफिकेंस इतनी ज्यादा नहीं होती, लोग ज्यादातर इसको अपने घर के लिए ही बनाते हैं, चटाई बना ली, अचार बना लिया, छोटी छोटी मूर्तियां बना ली, मटके बना लिए, ठीक है। फिर उसके बाद है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो ये जो होती हैं ये थोड़ी सी उनसे बड़ी होते हैं जो हमने कॉटेज इंडस्ट्रीज पढ़ी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा जो है लोकल रॉ मटेरियल यूज होता है,
सिंपल पावर ड्रिवन मशीन्स आर यूज, ज्यादा हाई मशीन्स नहीं यूज होती पर मशीन यूज होती है। सेमी स्किल्ड लेबर होती है, फैमिली मेंबर्स नहीं चलाता ये इंडस्ट्रीज, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, इससे रोजगार मिलता है। रेजेस लोकल परचेसिंग पावर। और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की बात करें, कैपिटल ज्यादा लगता है, लेबरर्स ज्यादा चाहिए, मास प्रोडक्शन होता है और रॉ मटेरियल को इंपोर्ट भी करना पड़ सकता है। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसके अंदर। फिर है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द फीचर्स ऑफ ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स एंड मॉडर्न हाईटेक इंडस्ट्रियल पार्क्स। तो अभी मैंने ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। अब इनमें हमें कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है। तो ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स आर बेस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्रीज, वेयर एज द मॉडर्न हाईटेक इंडस्ट्रियल पार्क्स आर बेस्ड ऑन स्मॉल साइंटिफिक इंडस्ट्रीज। Traditional industrial regions are located near source of raw material, whereas the modern industrial regions are located near market or at the outskirts of cities. Traditional industrial regions employ a large number of blue collar workers, whereas the modern industrial regions employ a small number of white collar workers. तो ये इसका हो जाएगा एक डिफरेंशिएट, ठीक है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट। फिर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल रीजन्स आर फेसिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, जैसा कि अभी हमने पढ़ा पॉल्यूशन और वो सब, जबकि ये जो है इको फ्रेंडली होते हैं मॉडर्न वाले। फिर है ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल रीजन्स हैव मैसिव असेंबली फैक्ट्रीज, स्टोरेज एरियाज, वेयर एज मॉडर्न इंडस्ट्रियल रीजन्स हैव नीटली स्पेस, ठीक है, बहुत साफ सुथरा होता है, लो डेंसिटी होती है ऑफिस वगैरह की, ठीक है, बहुत मतलब इस तरीके से होता है कि ये इको फ्रेंडली तरीके से प्रोडक्शन होता है इसमें। इतना ही था इस वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।